बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर 14 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये सेकंड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस का। आज हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 14.8 टू 14.15। बच्चों 14.8 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हाई डज पिक्चर ऑन टेलीविजन स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड। टेलीविजन स्क्रीन पर पिक्चर डिस्टॉर्ट क्यों होती है, उसमें बिगाड़ क्यों पैदा होता है। व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन, जब मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लाया जाता है। टेलीविजन स्क्रीन पर पिक्चर डिस्टॉर्ट क्यों होती है, उसमें बिगाड़ क्यों पैदा होता है जब मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लाया जाए। मैग्नेट को जब आप टेलीविजन स्क्रीन के करीब लेके आएंगे तो उसकी तस्वीर में बिगाड़ तो पैदा होगा, लेकिन उसकी वजह क्या है। उसके लिए टेलीविजन स्क्रीन की पिक्चर ट्यूब जो है उसकी टेक्नोलॉजी को ब्रीफली हमें समझना होगा। टेलीविजन स्क्रीन पर जो पिक्चर होती है वो इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से बनती है, और ये इलेक्ट्रॉन गन्स प्रोवाइड करती हैं। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन गन जिस तरह की हम लोगों ने सीआरओ में पढ़ी है। इलेक्ट्रॉन गन्स में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आके टकराते हैं, जिससे वो तस्वीर बनती है। अब अगर हम मैग्नेट करीब लेके आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो टेलीविजन स्क्रीन पर टकराने के लिए आ रहे होते हैं उस मैग्नेट की वजह से अपने पाथ से डिविएट कर जाते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, जिस तरह इलेक्ट्रॉन भी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स उनके ऊपर लगती है, और यही मैग्नेटिक फोर्स उनके पाथ को डिस्टर्ब करती है, उनको उनके पाथ से डिविएट कर देती है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं तो पिक्चर डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने सही प्लेसेस पर नहीं पहुंचेंगे, सही जगहों तक नहीं पहुंचेंगे, तो पिक्चर नहीं सही तौर पर बन सकेगी। तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चूंकि वो अपने पाथ से डिविएट कर जाते हैं तो पिक्चर डिस्टर्ब हो जाती है। तो आंसर हम यही लिखेंगे, पिक्चर ऑन टेलीविजन स्क्रीन इज फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द स्क्रीन। कि पिक्चर जो टेलीविजन स्क्रीन पर होती है वो इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन पर टकराने की वजह से बनती है। व्हेन मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द स्क्रीन, जैसे ही हम मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लेके आते हैं, पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिस्टर्ब, इलेक्ट्रॉन का पाथ डिस्टर्ब होता है, वो अपने पाथ से डिविएट कर जाते हैं, एंड पिक्चर इज डिस्टॉर्टेड, और पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं 14.9। इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये मुमकिन है कि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट लूप को तरतीब दें, इस तरह से रखें कि लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, लूप रोटेट ना करे। एक्सप्लेन करें इसको। हमें करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखना है कि लूप रोटेट ना करे। हमें मालूम है कि अगर करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो रोटेट कर जाता है, क्योंकि करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उस पर रोटेशन यानी टॉर्क अमल करता है, और उसका फार्मूला होता है टा इज इक्वल टू आई बी ए कॉस ऑफ एल्फा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन उसने हमसे ये पूछा है कि क्या ये भी मुमकिन है कि हम करंट लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें और लूप रोटेट ना करे। एक्सप्लेन करें इसको। बिल्कुल ये भी मुमकिन है बच्चों। टॉर्क का फार्मूला जैसे मैंने बताया कि करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें, जो उस पर जो रोटेशन यानी टॉर्क एक्ट करता है वो आई बी ए कॉस ऑफ एल्फा है। एल्फा प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान का एंगल है। अगर आप करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रखते हैं कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 का हो, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितने का हो जाए, 90 का। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 का हुआ ना तो आई बी ए कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 तो जीरो होता है। जब कॉस 90 जीरो होगा तो ये सारा फैक्टर ही जीरो हो जाएगा, तो लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट। एक तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दें और फिर इसके बाद लिख दीजिएगा कि इफ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर हम करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखें इन सच अ वे, लेकिन ऐसे रखें कि प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड, कि प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90 डिग्री का हो, यानी प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, द लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट, लूप रोटेट नहीं करेगा, उस पर कोई टॉर्क कोई रोटेशन अमल नहीं करेगी। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ कैन यू यूज अ करंट लूप, कि हम लोग किस तरह से करंट लूप को यूज करेंगे टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, कि गिवन रीजन ऑफ स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटरमिन करने के लिए हम लोग करंट लूप को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों जो करंट लूप है ना, करंट कैरिंग लूप जो होता है
उसको गिवन रीजन स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि हमें मालूम है, ये हमारा टॉपिक था टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो उस पर टॉर्क अमल करता है, एक तरफ फोर्स बाहर को लगती है, एक तरफ अंदर को लगती है, तो वो ये रोटेट कर जाता है। तो अगर आपके पास एक करंट कैरिंग लूप हो, उसको गिवन रीजन ऑफ स्पेस में फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, इफ इन एनी ओरिएंटेशन, अगर किसी भी ओरिएंटेशन है, और वो ओरिएंटेशन तब होगी जब इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। अगर किसी भी ओरिएंटेशन में इस पर टॉर्क अमल किया ना, दो जगह फोर्सेस लगेंगी तो ये रोटेट कर जाएगा। अगर किसी भी ओरिएंटेशन में इस पर टॉर्क अमल करेगा तो इसका मतलब ये है इसकी रोटेशन, इसकी डिफ्लेक्शन ये बताएगी कि वहां मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपने इस करंट कैरिंग लूप को गिवन रीजन स्पेस में रखा और तमाम ओरिएंटेशन में ये फ्रीली सस्पेंडेड रहा, लेकिन तमाम ओरिएंटेशन पर इससे कोई डिफ्लेक्शन ना आई, तो इसका मतलब वहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सो वी कैन यूज अ करंट लूप टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बस हम करंट लूप को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल सादा सा तरीका है, फ्रीली सस्पेंड द करंट कैरिंग लूप, कि आप करंट कैरिंग लूप को फ्रीली सस्पेंड करें इन अ गिवन रीजन स्पेस, गिवन रीजन स्पेस में। इफ इन एनी ओरिएंटेशन, अगर किसी भी ओरिएंटेशन में इट एक्सपीरियंस द टॉर्क, अगर किसी भी ओरिएंटेशन में इसने टॉर्क महसूस किया, और जैसे मैंने कहा कि टॉर्क तभी महसूस करेगा जब इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाए। अगर किसी भी ओरिएंटेशन में इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया ना, डिफ्लेक्शन शो की, देन देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन इफ इन एनी ओरिएंटेशन, अगर किसी भी ओरिएंटेशन में उसने कोई टॉर्क महसूस न किया, इसका मतलब वहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। इस तरह हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14.11 इस तरह से है, हाउ कैन यू यूज अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। आप केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों हम केमिकल एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मास स्पेक्ट्रोग्राफ इसी प्रिंसिपल के तहत बनाया गया है, वो हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी। बच्चों आइसोटोप्स का तो आपको पता होगा, आइसोटोप्स जो होते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। मासेस का फर्क होता है इनमें। केमिकल एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होते हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, मासेस डिफरेंट होती हैं। अब हमसे क्वेश्चन ये है कि केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। सबसे पहले जिस भी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करना होता है उनको आयन सोर्स के अंदर आयनाइज किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के होते हैं ना, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम वगैरह। तो जिस भी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को आपने सेपरेट करना है उसके आइसोटोप्स को आयन सोर्स में आयनाइज कर लें, आयनाइज कर लें। लेट्स से वो पॉजिटिव आयन बन गए, फिर उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएं। और जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर होंगे, हमें मालूम है कि अगर वो आयन बन गए, केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप आयनाइज हो चुके, आयन बन गए, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, जिस तरह पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवाएगी। और अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। ये सेंटीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ने दी है। तो केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप आयनाइज हो गए, यानी चार्ज पार्टिकल बन गए, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हुए तो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगे। सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए और सेंटीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दे रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ही उनको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो किसी भी चार्ज पार्टिकल पर लगती है वो QVB होती है, सेंटीपिटल फोर्स mv²/r होती है। v तो दोनों तरफ डिवाइड करें ना, इधर v डिवाइड करने से कैंसिल होगा, इधर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो इधर हमारे पास QB आ जाएगा, QB mv, क्योंकि इसका स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, mv/r आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा करें कि r तो इधर ले आए और q और b को ओवर में ले जाएं, तो r विल बी इक्वल टू mv/qb, क्योंकि qb इधर ले आए ना, r उस तरफ ले गए, mv/qb हो जाएगा। अगर हम यहां पर v/qb को कांस्टेंट रखें, यानी जो चार्ज पार्टिकल केमिकल आइसोटोप्स, केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स चार्ज पार्टिकल की फॉर्म में हैं, उनकी वेलोसिटी सेम हो, उनके ऊपर चार्ज भी सेम हो और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी सबके लिए सेम हो, उसमें इंटर हो तो ये टर्म सारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो जैसे वो इंटर होंगे ना, तो उन तमाम केमिकल एलिमेंट के जो आइसोटोप्स होंगे उनकी मैसेज डिफरेंट होंगी, तो उनके रेडियस भी, सर्कुलर पाथ के रेडियस भी डिफरेंट होंगे। यानी जो लाइट आइसोटोप होंगे ना उनके सर्कुलर पाथ के रेडियस कम होंगे, जो हैवी आइसोटोप होंगे उनके सर्कुलर पाथ के रेडियस ज्यादा होंगे।
In this way, isotopes of chemical element can be separated. So बच्चों इसका आंसर आप यही लिखेंगे कि केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए पहले उनको आयनाइज कर लें, यानी चार्ज पार्टिकल बनाएं। जैसे वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होंगे, उन पर सेंटीमीटर फोर्स लगेगी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही होगी। फिर इसको कैलकुलेट करें और इस रिलेशन के बाद आप बता देंगे कि आइसोटोप्स अब सेपरेट हो जाएंगे केमिकल एलिमेंट के, चूंकि जो लाइट आइसोटोप्स होंगे, लाइटर आइसोटोप्स होंगे, उनके सर्कुलर पाथ का रेडियस कम होगा। जो हैवी आइसोटोप्स होंगे उनके सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा होगा। इस तरह उनको सेपरेट किया जा सकता है। बच्चा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है 14.12 व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल की ओरिएंटेशन क्या होगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कॉइल की ओरिएंटेशन क्या होगी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल मैक्सिमम हो और मिनिमम भी हो। बच्चों बड़ा आसान आंसर है, क्योंकि इसके आंसर हम पहले भी कर रहे हैं, फिगर्स की मदद से मैं आपको बता भी रहा हूं पिछले शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल मैक्सिमम कब होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास होता है टाई इज इक्वल टू NIBA cos ऑफ अल्फा। अगर प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 हो तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। उसकी वजह यह NIBA cos ऑफ अल्फा है। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 हुआ तो cos 0 तो 1 होता है, NIBA cos 0 डिग्री कर दोगे, NIBA cos 0 1 होगा तो NIBA टॉर्क मैक्सिमम होगा। और दूसरा मिनिमम कब होगा, NIBA cos ऑफ अल्फा। अगर प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 हुआ तो NIBA cos 90 करोगे तो cos 90 तो 0 होता है, सारा फैक्टर ही 0 होगा। तो बस टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। ये सॉल्यूशन कर दे सारा। एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मिनिमम when the plane of the coil and magnetic field are perpendicular to one another। उसके बाद ये कैलकुलेशन कर दें तो ये इसका आंसर होगा। इसमें डिस्क्राइब भी करें और इसको मैथमेटिकली सॉल्व भी कर दें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बच्चों के लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक लूप ऑफ वायर है, उसको सस्पेंड किया हुआ है मैग्नेट के पोल्स के दरमियान विद इट्स प्लेन पैरेलल टू पोल फेस। इसका जो प्लेन है ना वो पोल फेस के पैरेलल है। अब ये देखें इसका प्लेन जो है वो पोल फेस के पैरेलल किया हुआ है। ये पोल फेस होगा ना यहाँ पर, तो ये इसका प्लेन है, तो पोल फेस और प्लेन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, व्हाट हैपेंस इफ द डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल। क्या होगा अगर इस कॉइल में से हम लोग डायरेक्ट करंट गुजारें, इस लूप ऑफ वायर में से हम लोग डायरेक्ट करंट पास ऑन करें। What happens if alternating current is used? और तब क्या होगा जब हम इसमें से alternating current यूज करें। बच्चों देखें डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट की तो बात बाद में है। अगर इस लूप ऑफ वायर को आपने पोल्स ऑफ मैग्नेट में, इस लूप ऑफ वायर को पोल्स ऑफ मैग्नेट के दरमियान रखा है और आपने रखा इस तरह से है कि जो प्लेन है ना इस लूप का वो पोल फेस के पैरेलल है। जो इस लूप ऑफ वायर का प्लेन है और जो पोल का फेस होगा यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इस पर कोई टॉर्क अमल नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि जब हम लूप ऑफ वायर का प्लेन पोल फेस के पैरेलल करेंगे ना तो एक्चुअली जो पोल फेस है ना वो मैटर नहीं करता। जो चीज मैटर करती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लूप ऑफ वायर का प्लेन मैटर करता है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो लूप ऑफ वायर का प्लेन है ना, मैग्नेटिक फील्ड के साथ लूप ऑफ वायर के प्लेन का एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। और जब एंगल 90 का होता है ना तो cos 90 0 होता है, तो कोई टॉर्क अमल नहीं करता। तो टॉ इज इक्वल टू NIBA cos ऑफ अल्फा होता है। अल्फा चूंकि 90 है, प्लेन ऑफ दी वायर जो है, प्लेन ऑफ दी लूप जो है और मैग्नेटिक फील्ड जो है, प्लेन ऑफ दी लूप और मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ दी लूप ये है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दोनों के दरमियान एंगल तो 90 बन रहा है और cos 90 0 होता है। तो NIBA cos 90 0 हुआ तो टॉर्क भी क्या होगा 0। तो आंसर हम यही करेंगे कि if loop of wire is suspended between the poles of magnet, कि अगर आपने लूप ऑफ वायर को पोल्स ऑफ मैग्नेट के दरमियान सस्पेंड कर दिया इन सच अ वे, लेकिन ऐसे सस्पेंड किया इट्स प्लेन इज पैरेलल टू पोल फेस, कि इसका प्लेन पोल फेस के पैरेलल है, बट द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, पोल फेस के तो पैरेलल है बट एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड, लेकिन जो एंगल होगा मैग्नेटिक फील्ड और लूप ऑफ वायर के प्लेन के दरमियान, मैग्नेटिक फील्ड और लूप ऑफ वायर के प्लेन के दरमियान जो एंगल है ना वो एंगल 90 है, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 0, टॉर्क 0 होगा, बेशक इसमें से हम डायरेक्ट करंट पास ऑन करें या अल्टरनेटिव करंट। बच्चा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो।
कि एमीटर की रेजिस्टेंस कम क्यों रखी जाती है। बच्चों एमीटर की रेजिस्टेंस कम इसलिए रखी जाती है कि एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, करंट मेजरिंग डिवाइस है, और किसी भी चीज का करंट मेजर करने के लिए इसको सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, किसी भी डिवाइस का सर्किट का करंट मेजर करने के लिए इसको सीरीज में लगाया जाता है और इसकी रेजिस्टेंस लो रखी जाएगी। लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस आपने ज्यादा रखी, ये लोड बनेगा यानी करंट कंज्यूम करेगा। जब ये खुद करंट कंज्यूम करेगा, ये करंट को डिक्रीज करेगा यानी चेंज कर देगा। जब ये करंट चेंज करेगा तो ये वो करंट नहीं बताएगा जिसको मेजर करने के लिए इसको लगाया गया। तो लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस को कम रखें ताकि ये खुद करंट कंज्यूम ना करे, खुद लोड ना बने, करंट को चेंज ना करे, करंट को चेंज ना करे और वही करंट बताए जिसको मेजर करने के लिए इसको लगाया गया। तो आंसर होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर शुड बी वेरी लो, कि एमीटर की रेजिस्टेंस को बहुत कम रखें बिकॉज इट इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। और ये करंट मेजरिंग डिवाइस और सर्किट में सीरीज में लगता है, उस सर्किट का सीरीज में लगता है जिसका करंट मेजर करना होता है। इट शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस, इसकी लो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, अदरवाइज इट बिकम्स लोड। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लो ना हुई, हाई हुई, तो ये लोड बनेगा, करंट कंज्यूम करेगा, डिक्रीज कर देगा, करंट को चेंज कर देगा। तो लिहाजा रेजिस्टेंस लो रखें ताकि ये करंट को कंज्यूम ना करे, करंट को कम ना करे, ना ही चेंज करे, ताकि वो करंट जिसको मेजर करने के लिए इसको लगाया गया है उसको एक्यूरेटली ये मेजर कर सके। बच्चों लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाई वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, के वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाई क्यों होना चाहिए। जो टॉपिक था हमारा वोल्ट मीटर वाला, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर 2-3 दफा उन्होंने दिया कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस उस सर्किट की रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए जिसको, जहां पर आपने वोल्टेज मेजर करनी है उस सर्किट की निस्बत वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये शॉर्ट सर्किट कर देता है। यानी अगर इसकी रेजिस्टेंस कम हो, हाई वोल्टेज लो में बड़ी तेजी से बदलने लगता है, ये शॉर्ट सर्किट कर देता है। तो हाई बड़ी तेजी से लो में बदलेगा यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाएगा। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस बदल गया तो इसके लगाने का मकसद खत्म हो जाता है, क्योंकि ये वो वोल्टेज नहीं बताता जिसको मेजर करने के लिए इसको लगाया गया होता है। तो लिहाजा इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी फिर हाई और लो मेंटेन करेगा, और हाई और लो मेंटेन करेगा यानी वही वोल्टेज बताएगा जिसको मेजर करने के लिए इसको लगाया गया। सो वोल्ट मीटर शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, उस सर्किट की निस्बत ज्यादा होनी चाहिए जिसका वोल्टेज मेजर करने के लिए इसको लगाया गया है। इफ इट रेजिस्टेंस इज लो, अगर इसकी रेजिस्टेंस को आपने लो किया, ये शॉर्ट सर्किट करेगा, अल्टर द वोल्टेज व्हिच इज गोइंग टू बी मेजर्ड, और उस वोल्टेज को ही बदल देगा जिसको मेजर करने के लिए इसको लगाया गया है। इसलिए इसकी रेजिस्टेंस को हमेशा एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ज्यादा रखा जाता है, इसकी रेजिस्टेंस को ज्यादा रखा जाता है ताकि ये सर्किट को शॉर्ट सर्किट ना करे और एक्यूरेट मेजरमेंट वोल्टेज की हमें दे सके। बच्चे ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आज के। सेकंड पार्ट था शॉर्ट क्वेश्चन का, कोई कंफ्यूजन हो तो इनमें आप मजीद डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।